और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बार बार अमेरिका से कह रहे हैं कि यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित किया जाए, लेकिन अमेरिका प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की अपील का नहीं, पुतिन की धमकी का असर ज्यादा हो रहा है और वो नो फ्लाई जोन घोषित नहीं कर रहा है। अब प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने अमेरिका समेत नेटो को चेतावनी दी है। इसे आप ज़ेलेंस्की की भविष्यवाणी भी कह सकते हैं। अब हम इसे भविष्यवाणी क्यों कह रहे हैं, जल्दी से आपको बताते हैं। पोलैंड बॉर्डर से 25 किलोमीटर की दूरी पर रशियन अटैक के बाद ज़ेलेंस्की ने कहा कि अब नेटो देशों की बारी है, तो रूस नेटो देशों को नहीं छोड़ेगा, ये कह रहे हैं प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की। और साथ ही वो कह रहे हैं कि नेटो देशों में भी रशियन स्ट्राइक्स होंगे, रूसी मिसाइल गिरेंगी। अब नेटो देशों के घरों पर भी, क्योंकि बार बार यूक्रेन कह रहा है कि जो रिहायशी इलाके हैं रशियन मिसाइल उन्हें निशाना बना रही हैं, और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि नेटो देशों के घरों पर भी रूसी मिसाइल गिरेंगे। वहीं प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ये भी चाहते हैं कि रूस के हमले से, दरअसल वो ये कहना चाहते हैं कि नेटो देशों के लिए रूस के हमले से बचना आसान नहीं है और वो नेटो देशों को भी टारगेट करेगा। इसीलिए समय रहते रूस का मुकाबला किया जाए और वो यूक्रेन के लिए साथ मांग रहे हैं। इससे पहले आगे बढ़े, जल्दी से एक बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। यूक्रेन के मेन सिटीज की अगर बात की जाए तो रशिया नियंत्रण ले सकता है यूक्रेन पर। ये रूस का बड़ा दावा है कि यूक्रेन के जो मेन सिटीज हैं यानी मुख्य शहर हैं उन पर कंट्रोल ले सकता है रशिया। चीन की मदद के बिना मकसद पूरा कर सकते हैं, ये भी कहा जा रहा है, और मकसद पूरा करने के लिए पर्याप्त सैन्य ताकत है, ये दावा भी रशियन फोर्सेस द्वारा किया जा रहा है। तो तीन बातें, एक तो ये दावा किया जा रहा है कि जो मेन सिटीज हैं यूक्रेन की, आप लगातार सुन रहे हैं, कैपिटल कीव के बेहद करीब, खार्किव, खेरसों पर पहले से ही कब्जा है, मारियोपोल। रशिया कह रहा है कि मुख्य सिटीज को अपने नियंत्रण में ले सकता है, चीन की मदद के बिना मकसद पूरा कर सकता है और मकसद पूरा करने के लिए उसके पास पर्याप्त सैन्य ताकत है, ये भी दावा रशिया द्वारा किया जा रहा है। लड़ाई बार बार कहा जा रहा है, डिसाइसिव लड़ाई यूक्रेन की राजधानी कैपिटल कीव को लेकर होगी। तो यूक्रेन की राजधानी में कीव में किस तरह के हालात हैं, मेरे सहयोगी अनस मलिक वॉर के बीच कीव में ही डटे हुए हैं और आपके लिए वहां से हर अपडेट और साथ ही हमले की हर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरे सहयोगी अनस की कीव से ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोरियोनोव्का नेबरहुड, जो कि कीव शहर के अंदर मौजूद है। और ये जो है कीव शहर के अंदर एक नेबरहुड है जो कि नॉर्थ साइड के अंदर आती है। इस नेबरहुड में, सिविलियन नेबरहुड के ऊपर एक रेजिडेंशियल कंपाउंड है। ये इसके ऊपर एक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया यूक्रेन एयर डिफेंस की जानिब से, और जिसके नतीजे में एक शहरी जो है उसकी हलाकत, जबकि 6 और जो है वो जख्मी हुए हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी ट्रैम थी जिसको मूव किया गया, और साथ में एक जो टैक्सी है, गाड़ी है, उसके साथ ही वहाँ पर एक डेड बॉडी रखी हुई है जिसको अभी वो थोड़ी देर में मूव करेंगे। यहाँ पे वर्कर्स जो हैं वो सफाई का काम जारी रखे हुए हैं। ग्लास विंडोज जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे शैटर हुई हुई हैं। ये तीसरा हमला है जो कि कीव रीजन के अंदर पिछले 10 घंटों के अंदर हुआ है। पहला हमने देखा ओबलॉन के अंदर एक रेजिडेंशियल इमारत को शेल किया गया, उसके बाद एंटोनोव फैक्ट्री में शेलिंग की गई, और अब ये इस बिल्डिंग के ऊपर एक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया जिसके नतीजे में एक इंसान की जो है मौत वाक़ई हुई, जबकि 6 मजीद जो लोग हैं वो ज़ख्मी हैं। जी मीडिया के लिए अनस मलिक, कीव, यूक्रेन से। मेरे सहयोगी अनस की रिपोर्ट में आपने देखा किस तरह से रशियन स्ट्राइक्स जारी है। सिविलियंस के लिए इस समय सबसे ज्यादा मुश्किल हालात हैं कि वो कैसे सेफ और सिक्योर जोन्स में पहुंचें। पलायन लगातार जारी है। दावा किया जा रहा है कि जंग के 19 दिनों में पिछले 24 घंटे सबसे खतरनाक रहे हैं। ड्रोन अटैक्स, मिसाइल अटैक्स, टैंक अटैक्स, पारंपरिक युद्ध का, कन्वेंशनल वॉर का ऐसा कोई हमला नहीं जो बीते 24 घंटों में ना हुआ हो। आपको दिखाते हैं 19वें दिन की सबसे खतरनाक तस्वीरों पर हमारी रिपोर्ट। दिन के हिसाब से महाभारत के युद्ध से भी बड़ा युद्ध इस वक्त यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ा हुआ है। इस महायुद्ध के 19वें दिन रूस के ड्रोन यूक्रेन की डरावनी तस्वीर बनाने में जरा भी देर नहीं लगा रहे।
ये देखिए रूस का बाज जैसा ये ड्रोन कैसे यूक्रेन के रॉकेट लॉन्चर को निशाना बनाकर तबाह करता है। यानी साफ है कि इसकी जहां जहां नजर पड़ रही है ये अपने दुश्मन को पल भर में धुआं कर देता है। आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कीव की इमारत रूस की बमबारी में कैसे धू धू कर जल रही है। यानी रूस की मिसाइलें और बम बारूद यूक्रेन की बर्बादी की कहानी लगातार 19वें दिन भी लिख रहे हैं। हालात गवाही दे रही हैं कि ये युद्ध 19वें दिन के बाद भी खत्म होने वाला नहीं। यह है गोस्टोमोल एयरपोर्ट, जहां आसमान में काला धुआं छाया हुआ है क्योंकि कुछ देर पहले ही रूस ने खास रणनीति बनाकर यहां धावा बोल दिया था। अब ये एयरपोर्ट पूरी तरह तबाह हो चुका है। ये भी देखिए दोनेत्स्क के आसमान पर बारूदी धुआं छाया हुआ है। यहाँ एक मिसाइल हमले में करीब 20 लोगों की जान चली गई, जबकि 9 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। दोनेत्स्क की सड़कों में जबरदस्त बमबारी हुई है। इस बात की गवाही ये मिसाइल के टुकड़े दे रहे हैं। यूक्रेन का कोई शहर ऐसा नहीं बचा जो रूस के हमलों की चपेट में नहीं आया हो। कुछ ऐसा ही हाल मारियोपोल में हुआ है। यहाँ रूस समर्थकों ने रॉकेट दाग दिए। यहाँ दोनेत्स्क रिपब्लिक ने रूस के समर्थन में जमकर रॉकेट की बरसात कर डाली। यूक्रेन के खिलाफ दोनेत्स्क रिपब्लिक ने मोर्चा खोल दिया है। यूक्रेन जहां रूस के ठिकानों पर हमला बोलकर जवाबी कार्रवाई करने का दावा कर रहा है, वहीं रूस की सेना ने यूक्रेन के कीव, चेर्निहिव, कादिरोव, मारियोपोल में बमों की बेहिसाब बरसात कर डाली है। ये शख्स चेचन्य चीफ बताया जा रहा है जो एक अनजान बर्फीले रास्ते से कीव में एंट्री कर चुका है। यह दावा भी रूसी मीडिया कर रहा है। रूस ने यह भी दावा किया है कि उसने अब यूक्रेन के हवाई क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो भी जारी किया है। रूस के मुताबिक यूक्रेन के 3,920 सैन्य बेस तबाह हो चुके हैं, जबकि 2 ड्रोन मार गिराए गए हैं। 187 सैन्य उपकरण भी तबाह किए जा चुके हैं और एक मानव रहित विमान भी, जबकि यूक्रेन के 1,267 टैंक तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा आरोप लगाया है कि रूस की सेना ने ड्रोन हमले में सरकारी इमारतों को ही नहीं, अस्पतालों को भी अपना निशाना बनाया है। ये वो तस्वीरें हैं जो इस तबाही की गवाही दे रही हैं। यूक्रेन के मुताबिक रूस ने करीब 6 अस्पताल तबाह कर दिए हैं। यहाँ लोगों को अपनी जान बचाने का जो भी रास्ता मिल रहा है वो वहां से भाग रहे हैं। ये देखिए खार्किव में यहाँ रूस की मिसाइलें दनादन बरस रही हैं। यूक्रेन की सेना के मजबूत गढ़ पर यह हमले लगातार जारी हैं। यूक्रेन के ब्रोवेरी में बेकाबू आग को काबू करने के लिए लगातार कोशिशें हो रही हैं। यहां गोलाबारी के बाद फूड डिपो में भयंकर आग लग गई थी। यूक्रेन पर हमले का 19वां दिन है और कीव पर कब्जे की जंग भी तेज हो चली है। इस बीच यूक्रेन के इरपिन में रूसी हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। यूक्रेन में चारों तरफ बम बारूद के धमाकों ने शहर के शहर खाली करवा दिए हैं। नेक्स्टा टीवी के मुताबिक 17 लाख लोगों ने पोलैंड में शरण ले ली है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भारी तबाही के बाद भी अपना घर बार छोड़ने से पहले कुछ वक्त यहां बिताना चाहते हैं। इस लड़की का घर रूस के हमलों में तबाह हो गया है और ये अपने पियानो के साथ अपना दर्द भी साझा कर रही है।
जबकि बुखारेस्ट रेलवे स्टेशन पर बैठा ब्रिटिश सिंगर टॉम ओडल यूक्रेन के शरणार्थियों के लिए गाना गाकर उनका दर्द बांट रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और रूस यूक्रेन वॉर से जुड़ा बड़ा अपडेट देशहित में आपके लिए ये है कि यूक्रेन के चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट पर बड़ी खबर है। इस पावर प्लांट में बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। रूस की सेना के कब्जे में है ये पावर प्लांट, तो बिजली की आपूर्ति ठप हो गई है। चेर्नोबिल पावर प्लांट में रूस के कब्जे में ये पावर प्लांट है और लगातार यूक्रेन इस बात को कह रहा है कि इस प्लांट पर रशिया का कब्जा है और साथ ही जो बिजली की आपूर्ति है वो ठप पड़ गई है। अब जरा सोचिए, वहां पर तापमान जो है काफी कम है, ऐसे में लोग हीटिंग के लिए बहुत डिपेंड करते हैं, गर्मी के लिए बहुत डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पर, और एक बार फिर से बिजली की आपूर्ति ठप हो गई है। ये बड़ी खबर चेर्नोबिल पावर प्लांट से जुड़ी हुई। अब हम आपको दिखाएंगे पुतिन का वॉर रूम। क्या आपको पता है यूक्रेन में रूस की सेना स्पेशल ऑपरेशन को कैसे अंजाम देती है? क्या आपने देखा है कि कैसे पुतिन की फौज यूक्रेन में हमले की प्लानिंग करती है? वॉर के 19 दिनों में आप पहली बार रूसी सेना का वॉर रूम देखने जा रहे हैं, जहां से यूक्रेन के शहर और रशियन फोर्सेस जिन टारगेट्स को पिक करते हैं उन पर निशाना साधा जाता है। वॉर रूम की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। पिछले 19 दिन से यूक्रेन की जमीन पर जो कुछ भी हो रहा है, इसका आदेश भले ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मॉस्को में बैठकर दे रहे हों, लेकिन इन भयानक हमलों की स्क्रिप्ट मॉस्को में नहीं बल्कि इस वॉर रूम में बैठकर तैयार की जा रही है। Чеченский спецназ, наше подразделение. Я надеюсь, что мы так и пройдем, так до конца прямо. Но пока тоже. जी हाँ, हमारे पास रूस के वॉर रूम की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, जहां रूस के कर्नल और लड़ाकू विमान के पायलट मिलकर हमले की योजना को अंजाम कैसे देना है, इस पर बात कर रहे हैं। ये फाइटर पायलट इस वक्त प्लान बना रहे हैं कि कैसे यूक्रेन को आसमान से जमीन पर लाकर पटकना है। रूस की सेना के अफसरों के हाथ में एक नक्शा भी है, जिसमें ये यूक्रेन के किन किन शहरों पर कब कब हमला बोलना है उस पर मंथन कर रहे हैं। साफ है, यूक्रेन का कोई भी शहर पिछले 19 दिनों से रूस की सेना के निशाने से नहीं बच पाया है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि रूस के इसी वॉर रूम से इन हमलों के टारगेट और टाइमिंग सेट किए जा रहे हैं। यूक्रेन की सरकारी इमारतें हों या रिहायशी इलाके, सैन्य ठिकाने हों या फिर यूक्रेन का कोई महत्वपूर्ण स्थान, रूस के इसी वॉर रूम से पिछले 19 दिनों में हमले हम सभी देख रहे हैं। शायद ही यूक्रेन का कोई शहर अब बचा हो जहां इस वॉर रूम की प्लानिंग के मुताबिक हमला न हुआ। इस वक्त यहां रूस के कर्नल डैनियल मार्टिनोव रूस के फाइटर पायलट्स के साथ स्पेशल ऑपरेशन की प्लानिंग में जुटे हैं। ये अपने फाइटर पायलटों को समझा रहे हैं कि निशाना अचूक लगाना है ताकि दुश्मन का दम ही निकल जाए। ये फाइटर पायलट भी कर्नल डैनियल की बातों को ध्यान से सुन रहे हैं ताकि प्लान के मुताबिक ही यूक्रेन पर बम बरसाए जा सकें, रॉकेट से हमले किए जा सके, या यूं कहें कि रूस का मिशन यूक्रेन अधूरा ना छूट जाए। Чеченский спецназ, наше подразделение, нацики, фашисты. आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि रूस के फाइटर पायलट एक दूसरे को कैसे घेरे हुए हैं, क्योंकि इन सभी को यूक्रेन पर एक साथ हमला बोलना है।
रूस का ये वॉर रूम हमलों की रणनीति का ताना बाना जब बुन लेता है तो यूक्रेन के शहरों पर ताबड़तोड़ हमले शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यहीं से तय होती है जगह, तारीख और हमले की रणनीति। आप साफ देख सकते हैं कि इस वॉर रूम में एक दीवार घड़ी भी है, जिससे साफ पता चलता है कि अगर टाइमिंग मिस हुई तो मिशन को अंजाम देना मुश्किल हो जाएगा। रूस और यूक्रेन दोनों अपने अपने युद्ध को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। एक तरफ तो रूस कोशिश कर रहा है कि कितनी जल्दी वह कीव पर कब्जा करे और उसकी सेनाएं कीव के काफी करीब पहुंच गई हैं। इतना ही नहीं, जो युद्ध अभी उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी किनारे पर सीमित था, अब वह यूक्रेन के पश्चिमी किनारे की तरफ भी बढ़ रहा है। ये तस्वीर चेचन रिपब्लिक में एक पावर ब्लॉक की है, जहां रूस का वॉर रूम यूक्रेन के चप्पे चप्पे को दिन रात अपना निशाना बना रहा है। यूक्रेन में तबाही की तस्वीरें सबूत हैं कि इनका प्लान कितना पक्का होता है। दूसरी ओर यूक्रेन भी रूसी हमलों का जवाब देने के लिए अपने वॉर रूम में जी जान से लगा हुआ है। यूक्रेन के योद्धा भी प्लान बना रहे हैं कि अपने दुश्मनों का मुकाबला कैसे किया जाए। हालांकि लड़ाई यूक्रेन की जमीन पर लड़ी जा रही है और यूक्रेन के कई शहर तबाह होते जा रहे हैं, इससे जाहिर है इनके लिए ये योजना बनाना ज्यादा जरूरी है कि अपने जवानों का हौसला कैसे बनाए रखें, जबकि अपने से ज्यादा ताकतवर दुश्मन को खदेड़ने के लिए ठोस रणनीति क्या बनाई जाए। जेलेंस्की भी यूक्रेन की लड़ाई को हर बीतते दिन के साथ मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि जहां एक तरफ शांति की वार्ता की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ वो बार बार मांग कर रहे हैं कि नो फ्लाई जोन बने और उनको और साजो सामान की मदद मिले ताकि वह रूस के साथ अपने युद्ध को और सशक्त कर सकें। करीब 3 हफ्ते होने वाले हैं, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की भी चाहते हैं कि वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने किसी भी कीमत पर घुटने न टेके। इसलिए अब वो अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए घायल हुए जवानों से भी मिलने पहुंच रहे हैं। जाहिर है ये भी यूक्रेन की रणनीति का हिस्सा हो सकता है, जिससे उनके सैनिकों का जोश हाई हो। फिलहाल तो दोनों ओर से वॉर रूम में इस युद्ध का जो चक्रव्यूह तैयार हुआ है, उसमें रूस का पलड़ा भारी है और यूक्रेन के हौसले अभी पस्त नहीं हुए हैं। ऐसे में क्या यहाँ अब नई रणनीति का ताना बाना भी बुना जाएगा, ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। अभी तो युद्ध जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और रूस यूक्रेन वॉर से जुड़ा एक और अपडेट आपको दे देते हैं। आज की बातचीत खत्म हो चुकी है। अब कल फिर रूस यूक्रेन के बीच में बातचीत होगी। दोनों देशों के बीच अगर आज की बातचीत की बात करें तो ये 4th राउंड ऑफ टॉक्स यानी ये चौथे दौर की बातचीत हुई है। तो कल फिर से रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत होगी। आज की बातचीत खत्म हो चुकी है, ये चौथे दौर की बातचीत है। तो रूस की सेना आप लगातार देख रहे हैं नई नई सीरीज को टारगेट कर रही है और हर दिन ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। यूक्रेन पर हमले जोरदार होते जा रहे हैं। शायद यही वजह है कि ज़ेलेंस्की पहले से थोड़े से नरम दिखाई देते हैं। ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर पुतिन से सीधी मुलाकात की पेशकश की है। इस बीच आज रूस और यूक्रेन के डेलीगेशन के बीच, जैसा कि हमने आपको बताया थोड़ी देर पहले, चौथी बार बातचीत हुई। ये बातचीत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए हुई। आपको दिखाते हैं ज़ेलेंस्की की पेशकश, क्या मानेंगे राष्ट्रपति पुतिन। एक तरफ पुतिन है, दूसरी ओर ज़ेलेंस्की, और इन दो नेताओं की जिद के आगे तबाह हो रहा है यूक्रेन। ये तबाही और ज्यादा दिनों तक न देखनी पड़े, इसलिए ज़ेलेंस्की ने पुतिन से मिलने की तमन्ना जताई है। Говорив також із Шарлем Мішелем, президентом Європейської ради, про нашу європейську перспективу, яка стає реальністю. Тепер щодо переговорів з Російською Федерацією. Щоденно у відеоформаті говорять представники наших делегацій.
रूस और यूक्रेन वॉर के 3 सप्ताह पूरे होने में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। हर नया दिन नए शहर की तबाही का गवाह बन रहा है। ऐसे में ज़ेलेंस्की नहीं चाहते कि वॉर और लंबी चले, इसलिए वो हर हाल में पुतिन से बात करना चाहते हैं। वॉर खत्म होने को लेकर अब तक रूस और यूक्रेन के डेलीगेशन के बीच 4 बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब तक नतीजा नहीं निकला। ज़ेलेंस्की के मुताबिक डेलीगेशन के जरिए रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपति की मीटिंग फिक्स कराने की पूरी कोशिश हो रही है। अब मुश्किल यह है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ज़ेलेंस्की को अमेरिका का मोहरा बताते हैं। उन्होंने ज़ेलेंस्की से सीधे बात करने को लेकर तो सहमति नहीं दी, लेकिन रूस की तरफ से यह पहले भी कहा जा चुका है कि यूक्रेन से बात तो करेंगे, लेकिन हमला जारी रखेंगे। ज़ेलेंस्की के मुताबिक जिस दिन जंग शुरू हुई थी उस दिन भी उन्होंने पुतिन को फोन किया था, लेकिन पुतिन ने फोन नहीं उठाया। यानी पुतिन ज़ेलेंस्की से बात ही नहीं करना चाहते, जबकि ज़ेलेंस्की वॉर के शुरू होने से लेकर अब तक लगातार पुतिन से मिलने की अपील कर रहे हैं। एक सप्ताह पहले यूक्रेन के विदेश मंत्री ने पुतिन से मुलाकात को लेकर क्या कहा था? Давно прагнули розмови між президентом України і Владимиром Путіним, тому що ми всі з вами розуміємо, що рішення остаточні ухвалює саме він, тим більше зараз за нинішніх обставин. Тому, звісно, я про це скажу, але тут немає жодної таємниці, всі про це знають, що питання в тому, наш президент не боїться нічого. В тому числі він не боїться прямої зустрічі з Путіним. Якщо Путін теж не боїться, хай приходить на зустріч, хай сядуть і поговорять. अब समझिए कि मुलाकात की बात कहां जाकर अटक रही है। पुतिन से मुलाकात पर ज़ेलेंस्की की एक शर्त भी है। शर्त यह है कि पहले सीज फायर हो, उसके बाद मुलाकात होगी। और पुतिन की 4 शर्तें हैं, जिनमें से सबसे बड़ी शर्त यह है कि नेटो में यूक्रेन शामिल न हो और डोनेत्स्क और लुहांस्क को स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता दे। इन्हीं शर्तों पर दोनों नेताओं की मुलाकात की बात आगे बढ़ नहीं पाती। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ज़ेलेंस्की के साथ साथ पुतिन को भी यही सुझाव दिया था कि वो आपस में मिलकर बात करें, लेकिन बात और मुलाकात कब होगी भी या नहीं, इस सवाल का जवाब तो फिलहाल पुतिन के पास ही है। कीव से अनस मलिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आपको बता दें, दोनेत्स्क में मिसाइल अटैक की खबर है, जिसमें 20 लोगों की मौत और 9 लोग जख्मी हुए हैं। दोनेत्स्क के स्थानीय प्रशासन द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन की सेना ने ये मिसाइलें दागी हैं। इस वक्त हम आपको ये बड़ी खबर दिखा रहे हैं। दोनेत्स्क में मिसाइल अटैक है, जिसमें 20 लोगों की जान गई है, 9 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। और दोनेत्स्क के लोकल बॉडीज की बात की जाए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए, तो यूक्रेन की सेना ने ही ये मिसाइलें दागी हैं। तो यूक्रेन और रूस की भीषण जंग के बीच अमेरिका और चीन के बीच भी तनाव काफी बढ़ा हुआ है। अमेरिका ने चीन को खुली धमकी दी है। रूस ने चीन से हथियारों की मदद मांगी है दरअसल, और इससे अमेरिका इतना भड़क गया है कि उसने चीन को सीधे कह दिया, अगर चीन ने रूस की मदद की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। आप सबकी नजरें चीन पर टिकी हैं कि उसका अगला कदम क्या दुनिया में विनाश की दस्तक देगा। रूस यूक्रेन वॉर, क्या चीन की होगी एंट्री? चीन का एक कदम लाएगा विनाश। रूस ने फैलाई झोली, चीन को अमेरिका की धमकी। यूक्रेन पर हमले को 19 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अब भी यूक्रेन पुतिन के हाथ से बहुत दूर है। अब खबर है कि यूक्रेन युद्ध में मदद के लिए पुतिन चीन की शरण में पहुंच गए हैं। यूक्रेन से चल रही जंग के बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चीन से मदद मांगी है, चीन से हथियार मांगे हैं,
सैन्य उपकरण मांगे हैं, यहाँ तक कि आर्थिक मदद भी मांगी है। पुतिन की मांग से अमेरिका भड़क गया है। अमेरिका ने चीन को न तो सलाह दी न ही समझाया। अमेरिका ने चीन को सीधी सीधी धमकी दे डाली है। अमेरिका ने धमकी दी है कि अगर चीन ने रूस की मदद की तो गंभीर अंजाम भुगतने होंगे। अब सवाल उठता है कि रूस चीन से क्यों हथियार और आर्थिक मदद मांग रहा है। रूस तो खुद ही बड़ी महाशक्ति है। भारत समेत दुनिया के तमाम देशों को रूस हथियार और मिलिट्री उपकरण बेचता है, तो फिर रूस को चीन की मदद की जरूरत क्यों पड़ गई? दरअसल रूस यूक्रेन की जंग लंबी चलने की आशंका है। रूस के पास हथियारों की कमी पड़ गई है। यूक्रेन के साथ युद्ध में उसका काफी नुकसान हुआ है। रूस ने कुछ खास हथियार चीन से मांगे हैं। रूस ने चीन से ड्रोन भी मांगे हैं। अमेरिका और नेटो देशों को उम्मीद जग रही थी कि जैसे जैसे जंग के दिन बढ़ रहे हैं, रूस कमजोर होता जा रहा है। ऐसे में पश्चिमी देश नहीं चाहते हैं कि चीन रूस की मदद करे। इटली की राजधानी रोम में अमेरिका और चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच हाई लेवल मीटिंग होने वाली है। इस बैठक में अमेरिका चीन को साफ कहने वाला है कि वो रूस को हथियार सप्लाई ना करे। लेकिन उससे पहले ही अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने चीन को साफ लफ्जों में धमकी दे दी है। अगर चीन रूस को हथियारों की सप्लाई करता है तो ये एक ऐतिहासिक गलती होगी और दुनिया की राजनीति में ये एक अहम मोड़ होगा। तो क्या चीन की रूस को सैन्य मदद करने से युद्ध सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा? क्या ये विश्व युद्ध में बदल जाएगा? जब से प्रेसिडेंट जो बाइडेन आए हैं, उनकी नीयत कुछ और थी और उन्होंने इस वाक युद्ध को एक वास्तव युद्ध में तब्दील कर दिया। नतीजा 2 मोहरे, रूस और यूक्रेन। यूक्रेन का क्या हाल हो रहा है आप देख ही रहे हैं। और अब अगर रूस यूक्रेन में कामयाब हो जाता है तो ये साफ जाहिर होगा कि चीन अमेरिका से ज्यादा ताकतवर है। लेकिन चीन ने अमेरिका के दावों को बेबुनियाद बताया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका चीन के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है। 其美方在乌克兰问题上接二连三的散布针对中国的虚假信息，用心险恶。中方在乌克兰问题上的立场是一贯的明确的。我们一直以来为劝和促谈发挥着建设性作用。当务之急是各方保持克制。 चीन के विदेश मंत्रालय के बयान से पहले अमेरिका में चीन के दूतावास के प्रवक्ता ने भी रूस को हथियारों से मदद करने की खबरों का खंडन किया। चीनी दूतावास के प्रवक्ता लियू पेंग्यू ने कहा कि रूस द्वारा मदद मांगने को लेकर उन्हें कोई जानकारी नहीं है। रूस को लेकर अमेरिका ने चीन को धमकी दी तो चीन भी ताइवान को लेकर अमेरिका को धमकी दे चुका है। अमेरिकी अधिकारियों का दल ताइवान की राजधानी ताइपे पहुंचा था। तब चीन ने अमेरिका को खुली धमकी देते हुए कहा था कि अगर अमेरिका ताइवान की आजादी का समर्थन करता है तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यानी यूक्रेन का युद्ध सिर्फ 2 देशों के बीच जंग नहीं है। जरा सी गलती, एक गलत कदम पूरी दुनिया को जंग की आग में झोंक सकता है। लेकिन रूस में रक्षा उपकरणों की कमी भारत के लिए टेंशन की बात है, क्योंकि भारत के कई प्रमुख हथियार रूस से ही आते हैं। भारत की सेना अब भी बड़ी मात्रा में हथियारों की खरीद रूस से करती है। भारत के पास रूस के T-90 टैंक, सुखोई 30 MKI फाइटर प्लेन और INS विक्रमादित्य हैं। ऐसे में अगर रूस के पास ही मिलिट्री उपकरणों की कमी हो गई है तो भारत को भी भविष्य में मुश्किल हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रशिया द्वारा बड़ा दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन ने युद्ध अपराध किए हैं, डोनेट्स्क में हमला कर युद्ध अपराध किया है। ये बड़ा आरोप लगा रहा है रूस यूक्रेन पर। इस हमले में आपको बता दें, डोनेट्स्क में हुए मिसाइल अटैक में 20 लोग मारे गए, कई लोग जख्मी हुए और रूस ये दावा कर रहा है कि युद्ध अपराध किए हैं यूक्रेन ने और कह रहा है कि डोनेट्स्क में मिसाइल हमले के पीछे यूक्रेन है, जिसमें 20 लोगों की जान गई। अब बात
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की, जो भारत को उकसाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। पिछले हफ्ते गलती से भारत की एक मिसाइल पाकिस्तान में गिर गई। इमरान खान भारत पर एहसान ही जताने लगे हैं। इमरान खान पाकिस्तान में घूम घूम कर ये कह रहे हैं कि भारत की मिसाइल गिरने के बाद पाकिस्तान ने दरअसल बहुत संयम दिखाया है। और अगर इमरान खान ये सोच रहे हैं कि वो भी जवाब में मिसाइल दागते तो ऐसा करके वो न सिर्फ बड़ी गलती करते बल्कि उन्हें पछताना भी पड़ता। नौ मार्च को भारत की एक सुपरसोनिक मिसाइल गलती से पाकिस्तान के मियां चन्नू इलाके में जाकर गिरी। जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि मेंटेनेंस के दौरान मिसाइल गलती से फायर हुई थी। मिसाइल में कोई वॉर हेड यानी गोला बारूद या रॉकेट भी फिट नहीं था। भारत ने अपनी गलती मान भी ली। भारत घटना की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी और हाई लेवल जांच भी कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान भारत को आंख दिखा रहे हैं। मिसाइल की घटना के बाद पहली बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का बयान आया है। इमरान खान ने बयान भी कहां दिया, एक रैली में। पंजाब के हाफिजाबाद जिले में रविवार को एक रैली को संबोधित करते हुए इमरान खान ने कहा कि हम भारतीय मिसाइल के गिरने के बाद जवाब दे सकते थे, लेकिन हमने संयम दिखाया। हमें धमकियां मिलती हैं। अभी ये जो हिंदुस्तान का एक मिसाइल भी आ गया, पाकिस्तान ने बड़ी हिकमत से इसका जवाब दिया। हालांकि हम और भी कुछ कर सकते थे, लेकिन आज मैं आपको कह दूं, हमारा मुल्क वो है जो अपनी दिफा कर सकता है, जो इस वक्त सही रास्ते पे चला गया है। इमरान का ये बयान डींग हाँकने के अलावा और कुछ नहीं है। क्या इमरान सर्जिकल स्ट्राइक भूल गए? क्या इमरान बालाकोट एयर स्ट्राइक भूल गए? जब भारत सरकार मान रही है कि मिसाइल जानबूझकर नहीं गलती से फायर होकर पाकिस्तान की सीमा के अंदर गिरी, तो फिर इमरान खान जबरदस्ती बात का बतंगड़ बनाने में क्यों जुटे हुए हैं? भारत की ओर से एक मिसाइल पाकिस्तान के अंदर 124 किलोमीटर दूर जाकर गिरती है और पाकिस्तानी डिफेंस सिस्टम को हवा तक नहीं लगती। वो पाकिस्तान भारत को क्या जवाब देगा? साहब, एक तो नवीद अकबर साहब ने पूछा था कि क्या हमने उसको गिराया, अगर वो पता चल जाए तो। मार गिराया वाली जो आप बात करें, जैसे मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट खुद गिरा है। लेकिन इमरान खान ने अपनी रैली में मिसाइल का मुद्दा क्यों उछाला? इसकी वजह है पाकिस्तान में उनकी घटती शोहरत। उनकी सरकार खतरे में है। महंगाई से पाकिस्तान बेहाल है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बर्बाद है। पाकिस्तान कंगाली के कगार पर खड़ा है। अब पाकिस्तान के विपक्ष ने संयुक्त रूप से संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। यानी इमरान खान की खुद की कुर्सी डोल रही। अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो इमरान की सरकार गिर जाएगी। इमरान और पाकिस्तानी फौज पूरी कोशिश कर रही है कि इस मिसाइल कांड को लेकर पाकिस्तान के लोगों में भारत का खौफ दिखाकर पाकिस्तान में दहशत का माहौल बनाया जा सके, ताकि इमरान की कुर्सी पर मंडराता खतरा दूर किया जा सके। यही वजह है कि इमरान लगातार रैलियां कर रहे हैं और अपने भाषणों में भारत का डर दिखा रहे हैं। ये एक दुर्घटना ही कह सकते हैं आप, एक एक्सीडेंट कह सकते हैं। उसकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चल रही है कि ये मिसाइल कैसे फायर हुई, और इस मिसाइल के अंदर ना तो कोई एक्सप्लोजिव थे और ना ही कोई इसके अंदर ऐसे पदार्थ थे कि जो वहां ज्यादा नुकसान करते। तो मेरे को लगता है कि एक सिर्फ बयानबाजी है, क्योंकि इमरान खान के खिलाफ अविश्वास पत्र दाखिल हो गया है उनकी असेंबली में, और अब वो चंद दिनों के मेहमान है एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और अब उनको अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो ऐसे बयान देते ही रहेंगे। वो आदमी है जिसने काठमांडू के नेपाल में नरेंद्र मोदी से छुप के मिल रहा था अपनी फौज के खिलाफ, जिसने नरेंद्र मोदी को शादी पे बुलाया जो कि कश्मीरियों के ऊपर जुल्म कर रहा था। पाकिस्तान का दावा है कि वो सुपरसोनिक मिसाइल पाकिस्तान के मियां चुन्नू इलाके में गिरी थी। वो भारत की सरहद से 104 किलोमीटर अंदर हरियाणा के सिरसा इलाके से लॉन्च हुई थी और 3 मिनट 24 सेकंड का सफर पाकिस्तानी एयर स्पेस में तय करके मियां चुन्नू इलाके में गिरी थी। भारत की जांच पर भी पाकिस्तान को भरोसा नहीं है।
पाकिस्तान ने मांग की है कि दोनों देशों की संयुक्त जांच होनी चाहिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत की इंटरनल जांच काफी नहीं है क्योंकि मिसाइल पाकिस्तान में गिरी है, इसलिए निष्पक्ष जांच के लिए संयुक्त जांच होनी चाहिए। यानी पाकिस्तान मिसाइल घटना को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाकर इसका सियासी राजनीतिक फायदा लेना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि अगर बात बढ़ेगी तो दूर तलक जाएगी, जिसमें नुकसान उसी का होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आपको बता दें, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करेंगे बुधवार को। अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करेंगे प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की। इस महीने की शुरुआत में भी वो अमेरिकी सांसदों से बातचीत कर चुके हैं और बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि यूक्रेन को रूस की सेना को हराना है और हर 1 मीटर जमीन की रक्षा करेगा यूक्रेन। यूक्रेन झुकेगा नहीं, डटा रहेगा और रूस की सेना के खिलाफ यूक्रेन की जीत होगी। ये दावा बार बार प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की द्वारा किया गया है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.